एग्जाम्पल 14.2 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। तो पीरियोडिक कौन सा है, नॉन पीरियोडिक कौन सा है? देखो सबसे पहली बात तो जो ये साइन ओमेगा टी है, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, दीज आर पीरियोडिक एंड देयर सम, फॉर एग्जांपल ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, या फिर उनके मल्टीपल मतलब फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि सी कॉस 3 ओमेगा टी प्लस डी डी साइन ओमेगा टी बाय 4 प्लस डैश डैश डैश, ये सब भी पीरियोडिक हैं। दे ऑल आर पीरियोडिक, ये सारे के सारे पीरियोडिक होंगे। सो दिस इज पीरियोडिक फॉर श्योर, दिस इज पीरियोडिक फॉर श्योर, अगेन दिस इज अगेन पीरियोडिक फॉर श्योर। अब अच्छा, जब ये पीरियोडिक है ये दोनों, तो अब ये पता करना पड़ेगा कि भाई इसका जो टाइम पीरियड क्या है। अगर टाइम पीरियड है तो कैसे पता चलेगा? तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय क्या होता है, ओमेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। अब ये तो बता ही दिया था हम लोगों ने। 2 पाई आर बाय टी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर इंटू रेडियस, रेडियस रेडियस कट गया, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 2 पाई बाय टी, ये आता है। और थीटा और ओमेगा के बीच में क्या फंक्शन है? थीटा और ओमेगा के बीच में क्या फंक्शन होता है हम लोग को पता है, देख लो। एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। तो और उसके बाद डी एल बाई डी टी जब करते हैं, दिस इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी होता है, जिसका मतलब है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये दोनों तो हमें को पता ही है, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को एब्सोल्यूट बेसिस पर क्लियर है। और थीटा अपॉन टाइम, टोटल एंगल चेंज अपॉन टोटल टाइम चेंज इस गिव्स अस ओमेगा, ये भी पता है। तो 3 फॉर्मूले जानना ज़रूरी है। एक तो फार्मूला नंबर 1 ये, फार्मूला नंबर 2 ये, फार्मूला नंबर 3 ये, फार्मूला नंबर 4 ये। ओमेगा और टाइम के बीच का रिप्रेजेंटेशन, टाइम पीरियड के बीच का रिप्रेजेंटेशन, लेंथ और थीटा के बीच का रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी और ओमेगा के बीच का रिप्रेजेंटेशन, और ओमेगा और थीटा के बीच का रिप्रेजेंटेशन, ये चारों रिप्रेजेंटेशन हम लोग को पता होना चाहिए एब्सोल्यूट बेसिस पर, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। दोनों का तो टाइम पीरियड सेम ही है, देख सकते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या हो गया, इसमें अगर देखेंगे अपन, ये तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाय, कितना है इसका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, और इसका कितना है 4 ओमेगा है, 2 पाई बाय 4 ओमेगा। तो अब देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा, एक टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, दूसरा आ गया पाई बाय ओमेगा, और दूसरा आ गया पाई बाय 2 ओमेगा, ठीक है। तो एक जो फंक्शन है वो पाई बाय 2 ओमेगा से रिपीट कर रहा है अपने आप को। मान लो 3 फंक्शंस का सुपर पोजिशन है, ठीक है। एक फंक्शन है जो पाई बाय 2 ओमेगा से अपने आप को रिपीट कर रहा है, दूसरा जो फंक्शन है वो अपने आप को कुछ इस तरीके से रिपीट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि इसका फंक्शन जो है ये ऐसे करके रिपीट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और जो तीसरा जो फंक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है, ठीक है। वो ऐसे करके रिपीट कर रहा है। तो ओवरऑल इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा? इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, तो व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ रिपीटेशन? दैट शुड बी द लार्जेस्ट टाइम पीरियड ऑफ द पॉसिबल 3 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अगर मान लो कि तुम जैसे कि कोई इन तीनों को एक सिस्टम की तरह कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहला सिस्टम है जो रिपीट कर रहा है 2 सेकंड के बाद, दूसरा सिस्टम है जो रिपीट कर रहा है 4 सेकंड के बाद, ठीक है। तीसरा सिस्टम है जो कि रिपीट कर रहा है 6 सेकंड के बाद। तो इसमें से इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये तीनों आपस में कितना टाइम के बाद रिपीट करें? तो ऑफकोर्स ये एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोग को इन तीनों का। तो जो इन तीनों का जो लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है वही हम लोग को कंसिडर करना होता है, दैट विल बी द टाइम पीरियड। और इन जनरल इनका जो एलसीएम आता है वो टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जैसे इनका एलसीएम जो आ रहा है, ठीक है, इस केस में इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम अप्रॉक्सीमेटली अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 3 जो 6 आ जाएगा, और लेकिन ये 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12 सेकेंड्स, तो ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इस केस में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो 2 पाई बाय ओमेगा और पाई बाय 2 ओमेगा, अब तीनों को ना कॉमन ले लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे,
एक है 2π/ω, एक है π/ω और तीसरा है π/2ω। तो π/2ω को ज़रा अपन कॉमन ले लेते हैं। π/2ω को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो 4 इंटू π/2ω, ये आपका ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने, उठा दिया इसमें से और इन तीनों का एलसीएम ले लिया। तो 4 एलसीएम आ गया इंटू π/2ω, इसको करेंगे तो ये 2π/ω। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 फंक्शंस। सो द लार्जेस्ट टाइम इस केस में लार्जेस्ट टाइम है, लेकिन अदर केसेस में निकालना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? जो कॉमन टर्म्स है, जैसे π/ω वाला जो टर्म है, ये तो इसको हटा करके इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया, और उसके बाद जो नंबर टर्म्स मिल जाएंगे, जैसे अगर π/ω ही को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता? 2 आ जाता, 1 आ जाता और हाफ आ जाता। अब डिनोमिनेटर में तो कोई चीज़ रह नहीं सकती है, तो अब इसमें 1/2 को भी हटा देंगे, तो 1/2 को कॉमन ले लेंगे, 1/2 इंटू π/ω। तो इसमें से 1/2 हटा दिया तो ये 4 हो जाएगा, इसमें से 1/2 हटा दिया तो ये 2 हो जाएगा, और 1/2 इसमें से हटा दिया तो 1 रह जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, बस दैट्स इट। इन तीनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 1/2 इंटू π/ω, ये करने से 2π/ω, ये उसका टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द टाइम पीरियड, जो कि हम देख सकते हैं 2π/ω, ठीक है। इसको पढ़ कर भी देख लो। This is an example of the periodic motion. It can be noted that each term represents a periodic function with a different angular frequency, since the time period is the least interval of time after which a function repeats itself. sin ओमेगा टी का कितना पीरियड है? 2π/ω। cos 2ω का है t0/2। sin 4ω का वैल्यू है t0/4। The period of the first term is a multiple of the period of the last two terms. Therefore, the smallest time interval after which the sum of all the three terms repeats is t0। मतलब जो सबसे बड़ा टाइम इंटरवल है वो कौन सा है? t0 है, जो 2π/ω है। तो वही इसका इस टोटल तीनों के सिस्टम का कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा, द बिगेस्ट टाइम इंटरवल। बट इट इज़ नॉट द केस इन एवरी केस, ठीक है। सारे केसेस में ऐसा नहीं होगा। जिस केसेस में मान लो ये sin 3ω है प्लस cos 2ω है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा भाई? इस केस में क्या होगा? इसका अगर देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है? t0। इसका टाइम पीरियड आ रहा है t1, जैसे इसका टाइम पीरियड t1 दे दो, ये आ जाएगा 2π/3ω, और इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2π/2ω। ये टाइम पीरियड t2 आ गया है कि नहीं? अब दोनों का मेरे को अब क्या निकालना है? जो टोटल टाइम पीरियड इसका आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ t1 t2, है ना। तो एलसीएम के लिए निकालेंगे एलसीएम ऑफ 2π/3ω एंड π/ω। 2π/2ω तो कट जाएगा, तो इसका मतलब ये एलसीएम ऑफ, अब π/ω को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2/3 एंड 1, ठीक है ना। अब 2/3 एंड 1 है तो तुम 1/3 को बाहर निकाल दो, तो ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ π/ω इंटू, अब क्या करोगे? 1/3, अब करेंगे क्या हम लोग? 1/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 1/3 से डिवाइड यहाँ पे कर दिया और मल्टीप्लाई वहाँ कर दिया, 2/3 इंटू 3 एंड 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ π/3ω। 2/3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 2 एंड 3 का एलसीएम कितना? 6 होता है, तो ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ, तो π/3ω इंटू एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 एंड 3 का एलसीएम 6 होता है, तो π/3ω इंटू 6, तो आ जाएगा 2π/ω। ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इन जनरल इसी तरीके से इस ट्रेंड को हम लोग को फॉलो करना है। तीसरा जो बता रहा है e⁻ ω। e⁻ ω t का जो ग्राफ होता है, e⁻ ω t का जो ग्राफ होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का क्या है, ठीक है। देखेंगे तो e⁻0 में ये 1 रहता है, e⁻ ω t का, और ये टाइम के साथ अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, और ये इन्फिनिटी तक जाते जाते 0 हो जाता है, ठीक है। ये किस एंगल से पीरियोडिक फंक्शन है? रिपीट हो रहा है कहीं पे क्या? कहीं भी रिपीट हो रहा है? इसका ग्राफ आफ्टर सर्टन फिक्स्ड इंटरवल्स रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी पर 0 हो रहा है, टाइम t=0 पर इतना है। अगर टाइम t=−∞ ले जाएंगे तो -∞ पर फिर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये, तो कहीं रिपीट नहीं हो रहा। मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन, इट इज़ नॉट रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव, हैंस देयरफॉर व्हाट डू वी कॉल इट? हम इसको बोलेंगे नॉन पीरियोडिक, ठीक है। नेक्स्ट,
लॉग ओमेगा टी, लॉग ओमेगा टी का भी ग्राफ हम लोग को मालूम है। लॉग ओमेगा टी कितना हो जाता है, लॉग ज़ीरो कितना होगा, इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है वो, ठीक। तो लॉग टी ये कौन सा है, लॉग ओमेगा टी वर्सेस टी, लॉग ऑफ ओमेगा टी वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो किस टाइप का ग्राफ आता है। देखो लॉग अगर हम नेचुरल लॉग कंसिडर कर लें, ठीक है, दो फंक्शंस होते हैं, एक तो होता है ई टू द पावर टी, ई टू द पावर टी का अगर ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। ये माइनस इन्फिनिटी पर ज़ीरो रहता है, फिर ये बढ़ करके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। दूसरा ई टू द पावर माइनस टी का ग्राफ देखेंगे, ई टू द पावर माइनस टी का, तो यहाँ पर इन्फिनिटी रहता है और यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। उसकी उसी तरीके से लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं वर्सेस एक्स, तो कुछ इस टाइप का दिखाता है, ठीक है। ये ज़ीरो पर कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी रहता है, उठ करके ऐसे की तरफ जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली लॉग ऑफ ओमेगा टी वर्सेस ओमेगा टी का अगर ग्राफ बनाएंगे, ओमेगा टी और लॉग ऑफ ओमेगा टी, अज्यूमिंग कि ये नेचुरल लॉग है, अगर 10 लॉग भी होता तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही ग्राफ बनता, ये ऐसे उठ करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काट रहा है लॉग ऑफ, कहाँ पे काट रहा है ये किसको काट रहा है, ये लॉग ऑफ ओमेगा टी ज़ीरो कब होता है, लॉग ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ज़ीरो वो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू ई टू द पावर ज़ीरो विच इज़ 1। तो ओमेगा टी की वैल्यू जहाँ पे 1 है, यहाँ पर ये लॉग ऑफ ओमेगा टी ज़ीरो होता है और ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये ज़ीरो पर जब ओमेगा टी की वैल्यू जब ज़ीरो है तब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ है। किस एंगल से रिपीटेटिव लग रहा है, किसी भी एंगल से ये रिपीटेटिव लग रहा है क्या, इन नो एंगल्स दिस इज रिपीटेटिव, दिस इज नॉन रिपीटेटिव, और नॉन रिपीटेटिव तो भाई साहब हम लोग को मालूम ही है ये नॉन पीरियोडिक होता है, नॉन रिपीटेटिव इज नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो ये नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ ऐसा है, देखो मैथमेटिकली और ग्राफिकली थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहले बताया था कि ये इतने सारे मोशंस अगर मान लो पीरियोडिक हैं, उसमें से कुछ ही मोशन ऑसिलेटरी नेचर के होते हैं, ऑसिलेटरी नेचर, उसी में से कुछ ही मोशंस होते हैं जो एसएचएम होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो एसएचएम बेसिकली किस टाइप का है, ग्राफिकली मैं दिखाऊँ तो या तो फिर ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा, दो तरीके से आप इसको एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है अपने जगह पे। अब फेस डिफरेंस बस है, ठीक है। ये कॉस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, या फिर ए साइन ओमेगा टी, या फिर आप इन जनरल अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसे ही दिखा सकते हो। मतलब कोई भी मान लो कि फेस डिफरेंस है, कुछ फाई का फेस डिफरेंस है, तो यहाँ से मान लो स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर है मान लो, तो इस इन जनरल एसएचएम का जो होता है ये होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज़ द इनिशियल फेज एंगल, फाई इज़ द इनिशियल फेज एंगल। जब ये स्टार्ट हो रहा था तब कितना एंगल था, ये जब से इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये वो चीज़ जो होता है वो फाई होता है, ठीक है। दिस इज़ द इनिशियल फेज एंगल। जब ये स्टार्टिंग में, जब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो, जब ये ओमेगा टी जब ज़ीरो था, ठीक है, तब ये कितना था, तब ये कितना था, ये ए कॉस फाई था। तो अगर ये है तो ये फाई है इनिशियली, यहाँ पर ये फाई रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। Consider a particle oscillating back and forth about the origin of an x-axis between the limits of plus a and minus a. This is oscillatory motion is known as simple harmonic. अब इसको अगर डायग्राम से समझना हो, डायग्रामेटिकली अगर समझना हो, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द बेसिक टू एंड फ्रो मोशन। यहाँ से यहाँ, ये मान लो ये मीन पोजीशन है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ मैक्सिमम पोजीशन, फिर वापस आ गया, फिर वापस मिनिमम पोजीशन पे गया, फिर वापस इधर आ गया, फिर वापस मैक्सिमम पोजीशन पे गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। सो दिस टू एंड फ्रो मोशन अबाउट दिस मीन पोजीशन, फ्रॉम दिस मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पॉजिटिव, देन वापस बैक, एंड टू एक्सट्रीम नेगेटिव, वापस बैक, टू एक्सट्रीम पॉजिटिव, वापस बैक, सो एंड सो फोर्थ, दिस थिंग इज हैपनिंग, ठीक है। तो ये डायग्रामेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बेसिक मतलब फंडामेंटल है। उसके बाद
displacement of a particle under simple harmonic motion is given by a cos omega t plus phi where a omega and phi are constants. Let us see, जैसे कि मैंने डायग्रामेटिकली भी बता दिया है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई. ठीक है, अब इसमें सारे टर्म्स क्या हैं? ए क्या है? एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम एल्टीट्यूड, जैसे कि ये वाला है, ये एम्पलीट्यूड ए है. ये जो मैक्सिमम हाइट है इस ग्राफ का ए है. ठीक है, ए इज़ द एम्पलीट्यूड. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा और थीटा के बीच में क्या रिलेशन था? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, या फिर डी थीटा बाई डी टी बोल दो, जो बोलना है बोलो. डी थीटा बाई डी टी. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा और स्पीड में क्या रिलेशन है? ओमेगा आर इज इक्वल टू स्पीड. ये दूसरा रिलेशन ये है. उसके बाद ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. 2 पाई बाय टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है. 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ये 3-4 पैरामीटर्स हैं, ये 3-4 डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के आपके. ठीक है, उसके बाद द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट एनी पीरियोडिक मोशन बट वन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज साइनोसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम. साइनोसोइडल मतलब साइन वेव और कोसाइन वेव. साइन या फिर कोसाइन, ये साइन वेव टाइप का या कोसाइन वेव टाइप का लग रहा है ना. तो एक बेसिक साइन वेव जिसकी सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है, ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी. ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी. और कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव्स नहीं है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे कि ये वाला था ना, ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक. इसमें क्या है? सिंगल फ्रीक्वेंसी है, फिर ये दूसरा भी फ्रीक्वेंसी है, तीसरी 3 फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है. सो इट इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक. इज दिस ए सिंपल हार्मोनिक? यस इट इज़, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है. राइट, सो यू कैन इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि मैंने बताया था, दिस कैन इक्विवेलेंटली ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड बाय √2. ठीक है, ऐसा लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई क्या हो जाएगा? दिस इज tan इनवर्स b अपॉन a. b and a आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी विच इज 1 and 1 हियर. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? √2 साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंटली. अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही साइन फंक्शन बन गया ना. ये तो एक ही साइन फंक्शन बन गया √2. ठीक है, कितना बन गया? ये बन गया था तुम्हारा √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4. अगर रेडियन में मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसा आ गया ये, है ना. तो ये भी तो एक ही इक्विवेलेंटली एक ही साइन फंक्शन है ना. ये एक ही साइन फंक्शन है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए सिंपल हार्मोनिक हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था इसमें. ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद. दिस शोज द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट द डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ टाइम ईच हैविंग ईच इंटरवल ऑफ टाइम बिंग t/4. t/4 हर t/4 टाइम इंटरवल पर कहाँ कहाँ जा रहा है वो दिखाया है इस वाले 14.4 में. देखते हैं. ठीक है, देखो कैसे शुरू से कैसे होता है. पहले टाइम t=0 पर यहाँ था मीन पोजीशन पे, फिर t/4 पर मैक्सिमम पे गया, फिर वापस जब आया तब t/2 टाइम हो चुका था, फिर वापस फिर नेगेटिव पे गया तो 3t/4 हो चुका था, फिर वापस जब आया तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड t क्रॉस हो गया. ठीक है, सो यहाँ से यहाँ जाने में t/4 टाइम लगा, यहाँ से वापस यहाँ आने में t/4 टाइम लगा, यहाँ से वापस नेगेटिव जाने में फिर t/4 लगा, नेगेटिव से फिर वापस आने में t/4 लगा. तो टोटल यहाँ 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 और यहाँ आने में टोटल कितना टाइम लग गया? टोटल टाइम लग गया आपको t टाइम पीरियड के बराबर. ठीक है, t=0 पर यहाँ पे था. ठीक है, t=t/4 पर मान लो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है फॉर एग्जांपल. ठीक है, उसके बाद ये पार्टिकल जैसे मान लो ये यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, अभी पार्टिकल t=0 पर यहाँ पर है, फिर ये मैक्सिमम इधर चला गया t/2 पे, फिर उसके बाद t/2 पर फिर मैक्सिमम नेगेटिव आ गया, फिर 3t/4 पे फिर यहाँ पर आ गया, फिर टाइम पीरियड पर यहाँ चला गया. इन्होंने इसको एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट किया था. अगर हम बेसिक से बीच से स्टार्ट करते तो भी चल जाता, हम बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको. ठीक है, राइट. तो ये इसीलिए हुआ. ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्यों ऐसे हो रहा है मैं तुमको बता देता हूँ. ये उल्टा इस तरीके से क्यों दिखाया है. 2 टाइप के फंक्शन से हम एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एसएचएम रिप्रेजेंटेशन, SHM representation can be of 2 types.
टाइप नंबर 1 ए साइन ओमेगा टी, मान लो इस टाइप से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर एक्स एक्स टी एक्स या फिर एक्स ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा टी जो मैंने प्लॉट करा है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, ये जो मैंने प्लॉट किया है ये कैसा है? इनिशियली टाइम टी इक्वल टू 0 पर कितना है बाबू? ये कहाँ पर कितना है? 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर मैं यहाँ से 0 मीन पोजीशन इसको ले लूँ तो टाइम टी इक्वल टू 0 पर इतना है, फिर यहाँ से यहाँ गया ये, तो टाइम टी इक्वल टू t/4 पे ये मैक्सिमम पोजीशन पर आ जाएगा। ये टाइम टी इक्वल टू t/4 है, ठीक है। फिर वापस मुड़ेगा और ऐसे आ जाएगा टाइम टी इक्वल टू t/2 पे, ये फिर 0 पर आ गया। ये टाइम टी इक्वल टू t/2 पर फिर 0 पर आ गया। अब ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो टाइम टी इक्वल टू 3t/4 पे ये मैक्सिमम नेगेटिव चला गया। तो टाइम टी इक्वल टू 3t/4 पे ये मैक्सिमम नेगेटिव चला गया। फिर वापस आकर के फिर कंप्लीट टाइम पीरियड जब कंप्लीट होता है टाइम टी इक्वल टू टी पर, ये वापस 0 पर आ जाएगा। टाइम टी इक्वल टू टी पर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर वापस आ जाएगा। तो एक टाइम पीरियड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम लोग कॉमन रिप्रेजेंटेशन जो यूज़ कर रहे हैं अभी, ए कॉस ओमेगा टी का। अगर मान लो ए कॉस ओमेगा टी अगर हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ए कॉस ओमेगा टी, अगर इस टाइप का हमने रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया, तब अब क्या होगा बेसिकली, ठीक है, देख लो। तो ए कॉस ओमेगा टी तो समथिंग ऐसे शुरू होता है, इसकी ग्राफ ना ऐसे जाती है, ठीक है, और ये पीछे तक की तरफ ऐसे ही एक्सटेंड भी होते जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्स ऑफ ओमेगा टी है, तो यहाँ पर एक्स ऑफ ओमेगा टी प्लॉट कर दिया वर्सेस ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर ये टाइम टी इक्वल टू 4 था, मान लो टाइम पीरियड अगर आपका, ठीक है, t/4 है, तो टाइम पीरियड t पर ये मैक्सिमम हाइट पर है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। तो मान लो मीन पोजीशन ये है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है a, कैपिटल A, और ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है -a। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर किस पर था? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस a पर था। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर ये इस पर था। फिर वो गिरते गिरते 0 पर आ गया t/4 पे, 0 पर आ गया t/4 पे, तो ये t/4 टाइम पर ये 0 पर आ गया। फिर ये क्या हुआ? गिरते गिरते t/2 पर मैक्सिमम नेगेटिव पहुंच गया t/2 पर, तो ये t/2 पर मैक्सिमम नेगेटिव चला गया, ठीक है। उसके बाद अब उठना शुरू किया और 3t/4 पर फिर 0 आ गया, उठना शुरू किया और 3t/4 पर फिर 0 आ गया। उसके बाद फिर उठा और टाइम कैपिटल टी पर, मतलब पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये मैक्सिमम पॉजिटिव आ गया। पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँच गया। तो एक टाइम पीरियड अब कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आपके बुक में ये वाला पॉइंट दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको दूसरे तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं जो कि आपका है साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। हम बट बुक को फॉलो करेंगे, ए कॉस ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। बोथ आर राइट, बोथ आर एब्सोल्युटली राइट, हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, राइट। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी दिखा दी गई है कि कैसे होता है, ठीक है। तो यही चीज़ दी गई है। अच्छा, स्पीड भी देखो, द स्पीड इज मैक्सिमम फॉर 0 डिस्प्लेसमेंट एंड 0 एट एक्सट्रीम्स ऑफ मोशन। अब ये स्पीड कैसे डिटरमाइन हो गई है ना, स्पीड कब मैक्सिमम और कब मिनिमम है इससे देख सकते हैं, देख लो यार, ठीक है, राइट। अब देखो, अगर x ऑफ ओमेगा टी फॉर एग्जांपल है, ये a कॉस ओमेगा टी है कि नहीं, a कॉस ओमेगा टी है कि नहीं। तो तुम्हारा जो अगर x है ये, तो dx/dt ही तो स्पीड होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो स्पीड होता है। तो ये कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी, तो साइन का कॉस का तो माइनस साइन होता है, इनटू अभी ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। पहले तो कॉस ओमेगा टी को करते थे, उसके अंदर वाले ओमेगा टी को भी करेंगे, तो इनटू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो जाता है, तो ये आ जाएगा -a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी यार, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को अगर मैं प्लॉट करूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो साइन का उल्टा कर्व आ जाएगा, साइन का उल्टा कर्व, साइन का सीधा कर्व तो ये होता है कि नहीं, यही कर्व होता है ना,
तो साइन का उल्टा कर्व आ जाएगा, तो कैसा होगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये ए ओमेगा, तो ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा आ जाएगा ए ओमेगा, और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये आ जाएगी तुम्हारी माइनस ए ओमेगा, ठीक है। टाइम पीरियड अपन प्लॉट कर देते हैं, इसमें सारे टाइम पीरियड्स डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा टाइम t इक्वल टू 0 है, ये टाइम t/4 है, ये टाइम t/2 है, ये टाइम 3t/4 है, और ये टाइम कैपिटल T है। अब तुम ये बता दो, ये जो डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया था हम लोगों ने, टाइम t/4 पर ये इसकी स्पीड मैक्सिमम नेगेटिव है कि नहीं, इसकी स्पीड मैक्सिमम नेगेटिव है। तो टाइम t/4 पर इसकी जो टाइम t/4 था, टाइम t/4 पर जब ये t/4 पर कहाँ पे था, ये कहाँ पे था, इसको कहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट किया था, टाइम t/4 पर इसकी स्पीड मैक्सिमम नेगेटिव होगी, मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम इन द नेगेटिव डायरेक्शन स्पीड होगी। तो यहाँ मिड पॉइंट पर इसकी स्पीड मैक्सिमम हो रही है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद t/2 पर इसकी स्पीड 0 है, मतलब जब ये t/2 पर कहाँ पे था, एकदम मिनिमम एक्सट्रीम पर था, तो टाइम t/2 पर इसकी स्पीड 0 है, स्पीड 0, ठीक है। फिर उसके बाद 3t/4 पर जब वापस आया, जब 3t/4 पर जब ये वापस आया, तब ये कितना है, मैक्सिमम पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम पॉजिटिव ए ओमेगा। तो 3t/4 पर जब ये वापस आया, जब ये अपने मीन पोजीशन पर वापस आया, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव स्पीड पे था, मैक्सिमम पॉजिटिव स्पीड। और जब ये वापस एक्सट्रीम पर आया टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद, जब ये वापस टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आया, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो जब इसने वापस टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो गई, स्पीड 0। तो मतलब कि जब ये बीच में रहता है, तो अगर बीच में रहता है मीन पोजीशन पर और नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इसकी स्पीड जस्ट इस मोमेंट पर मैक्सिमम होती है नेगेटिव डायरेक्शन में। जब ये बीच में रहता है और राइट साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी स्पीड मैक्सिमम पॉजिटिव रहेगी। जब ये एक्सट्रीम्स पर रहता है, तो यहाँ भी स्पीड 0 रहेगी और यहाँ भी स्पीड 0 रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है स्पीड की, ये वही चीज़ इसमें भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, इन दोनों एक्सट्रीम्स में यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 है, स्पीड 0 है, भले से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिनिमम है, वहाँ पे स्पीड 0 है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है मीन पोजीशन के अबाउट, वहाँ पर स्पीड मैक्सिमम या मिनिमम है, ठीक है कि नहीं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी हो गया, राइट। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो क्वांटिटीज है ए ओमेगा एन 5 विच कैरेक्टराइज हैव द स्टैंडर्ड नेम्स आर समराइज्ड इन द फिगर 14.6। अब 14.6 फिगर को जरा देख लो। ये जैसे ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, ए कॉस ओमेगा टी था यार, ये ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है। अब इसमें देखो फाई क्या है, फेज कांस्टेंट है, फाई इज द फेज कांस्टेंट जो ओमेगा टी टाइम इक्वल टू 0 पर कितना फेज डिफरेंस था वो बताता है यार, ठीक है। उसके बाद ओमेगा टी प्लस फाई क्या आ जाएगा, फेज हो जाएगा, टोटल, ये टोटल कितना आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई टोटल फेज हो जाएगा, टोटल फेज, टोटल फेज। और ये फाई क्या है, जब ओमेगा टी 0 था, जब टाइम 0 था, तब कितना फेज डिफरेंस था, उसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। शुरुआत में कितना फेज डिफरेंस था, उसको फेज कांस्टेंट बोलेंगे। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा का पूरा मैंने 3-4 फॉर्मूले बता दिए हैं। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और एक्स टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये पूरा पता चल गया, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक टर्मिनोलॉजी है, राइट। अब आगे देखते हैं। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A of SHM is the magnitude of maximum displacement of the particle. Maximum displacement मतलब प्लस A और minimum displacement मतलब maximum negative मतलब माइनस A. A can be taken to be positive without any loss of generality. As the cosine function of time varies between +1 and -1. इसका maximum cos function का maximum value +1 होता है, minimum value -1 होता है, तो displacement कहाँ से प्लस A से माइनस A तक जा सकती है, ठीक है। Two simple harmonic motions may have same omega and phi but different amplitudes A and B. देखो, ठीक है। अब इनकी क्या है देख लो, इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब जहाँ पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव है ये भी यहाँ पर मैक्सिमम पॉजिटिव है, जहाँ पर ये 0 है वहाँ पर ये भी 0 है, जहाँ पर ये मैक्सिमम नेगेटिव है वहाँ पर ये भी मैक्सिमम नेगेटिव है, जहाँ पर ये फिर 0 है वहाँ पर ये फिर 0 है, जहाँ पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव है वहाँ पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव है। तो पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट करने पर इसके लिए टाइम पीरियड क्या है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो इसके लिए टाइम पीरियड ये है।
और इस ब्लू वाले के लिए टाइम पीरियड क्या है, यहाँ मैक्सिमम से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसके लिए भी वही है। तो दोनों के टाइम पीरियड तो सेम है ना, दोनों की टाइम पीरियड सेम है, और इसका मतलब दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की ऐसे वाली फ्रीक्वेंसी भी सेम है ना। जो तुमको बोलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड सेम, टाइम पीरियड को टी नॉट से जो डिनोट किया है। हाउएवर इसमें क्या क्या अलग है, क्या अलग है, इसकी एम्पलीट्यूड अलग है। इसका कैपिटल A1 है एम्पलीट्यूड, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A2 है। तो A1 की वैल्यू नेचुरली ज़्यादा है, दिख रहा है, ठीक है, राइट। तो इनकी फेज डिफरेंस भी सेम है, देखो फेज डिफरेंस दोनों में जीरो है। इनिशियली ये a cos ओमेगा t प्लस फाइव होना चाहिए था, तो इनिशियली देख लो, इनिशियली कोई फेज डिफरेंस इसमें है ही नहीं, ठीक है। देयर इज एब्सोल्युटली नो फेज डिफरेंस, एब्सोल्युटली परफेक्ट, फेज डिफरेंस इज नॉट देयर, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज डिफरेंस एंड सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं ये फिगर ये वाला है। अब दूसरा केस देखते हैं। वेल द एम्पलीट्यूड ए इज फिक्स्ड फॉर द गिवन एसएचएम, द पीरियड ऑफ मोशन अब अलग हो सकता है। देखो 3-4 केसेस हैं, दो अलग अलग ग्राफ्स अपन प्लॉट करेंगे। केस 1 में सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एसएफ फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही चीज़ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसमें क्या रिलेशन है, 2π/T0 या फिर 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यही है ना। तो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज डिफरेंस बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, दो अलग अलग ग्राफ्स दिखा दिए। तो ये फिगर 6.7 तो था ही, सॉरी फिगर 14.7 तो था ही, ये देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। मान लो एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज डिटरमाइंड बाय द आर्गुमेंट ओमेगा t प्लस फाइव। दिस टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी इज नोन एज द फेज ऑफ द मोशन। ओमेगा t प्लस फाइव अगर मान लो अलग अलग है, फेज अलग अलग है, या फेज कांस्टेंट मान लो अलग अलग है, फिर कैसे होगा, द वैल्यू ऑफ फेज एट t इज इक्वल टू 0 इज फाइव इज नोन एज फेज कांस्टेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ फेज is at t equal to 0, this is known as phase constant, basically this is basically known as phase constant। जब टाइम t equal to 0 पर कितना फेज रहता है जो उसका फेज कांस्टेंट बताता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, इफ द एम्पलीट्यूड इज नोन फाई कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t equal to 0। कैसे आ जाएगा यार, ये मान लो कि x ऑफ t तुम्हारा a cos ओमेगा t प्लस फाइव है, ठीक है कि नहीं, राइट। तो फाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, मान लो कि अगर मुझे एम्पलीट्यूड पता है, फॉर एग्जांपल इफ़ द एम्पलीट्यूड इज नोन, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर लो। डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 0 रख दो, तो कितना आ जाएगा, a cos ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा a cos 0 प्लस फाइव मतलब a cos फाइव। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको कैलकुलेट कर लो, xt इक्वल टू 0, ये पता चल गया तुमको। a की वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो तुम इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो cos फाइव आ जाएगा कि नहीं, ये आ जाएगा कि नहीं। तो x एट t इक्वल टू 0 जो तुमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड इज नोन, तो cos फाइव आ जाएगा, cos फाइव आ गया तो फाइव की वैल्यू भी पता चल जाएगी फेज कांस्टेंट की। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर बोल रहा है ये, ठीक है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस में हैव द सेम एम्पलीट्यूड एन ओमेगा बट द डिफरेंट फेज एंगल। तो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 1 तो बता दिया सेम फेज एंगल, केस 2 क्या है, केस 2 बेसिकली इज केस 2, ठीक है। क्या केस था यार, ये है सेम एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट फेज एंगल, सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैं ही दे देता हूँ यार। एक ले लो a cos ओमेगा t प्लस 0 डिग्री, और दूसरा ले लो a cos ओमेगा t माइनस 90 डिग्री, ठीक है। दोनों को कंसिडर कर लेते हैं अपन। तो एक तुम्हारा जो ग्राफ है, इस वाले को तुम ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लो और इसको तुम मान लो ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा ऐसा ग्राफ है, एम्पलीट्यूड भी सेम है और ये भी सेम है,
चलते रहेगा, ये तुम्हारा टाइम पीरियड टी है, यहाँ पे ये टी इक्वल टू 0 है, ठीक है कि नहीं। ये ऐसा हो गया कुछ, ये तुम्हारा टाइम t/4 रहेगा, ये तुम्हारा टाइम t/2 रहेगा, ये तुम्हारा टाइम 3t/4 रहेगा, तो ऐसा कुछ है। दूसरा, अगर ब्लू कलर से मैं दूसरा फेज डिफरेंस दिखाने की कोशिश करूँ तो दूसरा वाला कुछ ऐसा आ रहा है, ये टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या कर रहा है, ये 0 पर था और ये मैक्सिमम पर पहुँच गया ये, ठीक है। फिर t इक्वल टू t/2 पे 0 पर ये 0 पर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से कुछ कर्व रहेगा। उसके बाद फिर ये 3t/4 पर मिनिमम नेगेटिव पर आ जाएगा और कंप्लीट टाइम t होने पर ये 0 पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या केस है, ये सेम ओमेगा है, सेम एम्पलीट्यूड है बच्चों, बट डिफरेंट फेज एंगल है, डिफरेंट फेज कांस्टेंट है ना। ये केस 2 का केस था यार ये, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो ये इन्होंने थोड़ा सा मतलब फेज डिफरेंस यहाँ पर इन्होंने -π/4 का फेज डिफरेंस दिखाया था, -π/4 पे भी ठीक ही है यार, क्या दिक्कत है। -π/4 का फेज डिफरेंस दिखा करके अच्छा ही किया उन्होंने कि -π/4 का डिफरेंस दिखा दिया। यहाँ पे फेज डिफरेंस जैसे 0 है, यहाँ पे फेज डिफरेंस -π/4 है, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जब ये -π/4 फेज डिफरेंस है का मतलब है कि ये जब π/4 पर जब आएगा, टाइम t इक्वल टू π/4 पर आएगा, तब ये मैक्सिमम हाइट पर रहेगा ये, और ये ऐसे अब अपना पीरियड ऐसे शुरू करेगा ये, ठीक है। और ये मतलब थोड़ा देर के बाद शुरू हो रहा है ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा पीछे रह गया ब्लैक वाला, पहले ये शुरू हो गया क्योंकि ये -π/4 था ये वाला फेज डिफरेंस, तो थोड़ा पीछे रह गया। मतलब जब ये ब्लू वाला जब π/4 पे पहुंचेगा एंगल पे, ठीक है, π/4 एंगल पे पहुंचेगा, तब इसने अपनी शुरुआत की होगी यार, तब इसने अपनी शुरुआत की होगी। तो थोड़ा पीछे है, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। इसका भी टाइम पीरियड सेम है और इसका भी टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। बस फेज डिफरेंस है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों का मैक्सिमम हाइट भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट केस नंबर 3 भी है, ठीक है। इन्होंने केस नंबर 3 दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, जितना दिया है वो उतना ही कर लेंगे, कोई इशू वाली बात थोड़ी है, ठीक है। 14.7 हाँ नहीं दिया प्रोबेबली, तो जाने दे सकते हैं हम लोग। 2 ही केस है इसमें, तो दोनों केस हमने डिस्कस कर लिया। फाइनली द क्वांटिटी ओमेगा कैन बी सीन टेकन टू द पीरियड ऑफ मोशन टेकन फॉर सिंप्लिसिटी फाई इज इक्वल टू 0, ए कॉस ओमेगा टी जैसे ले लिया। सिंस द मोशन हैज टाइम पीरियड टी, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी, तो ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी। नाउ द कोसाइन फंक्शन इज पीरियोडिक विद द पीरियड 2π, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो एक्स टी क्या होना चाहिए, इट शुड रिपीट आफ्टर टाइम पीरियड टी, ठीक है। तो एक्स टी की वैल्यू क्या थी, ए कॉस ओमेगा टी थी कि नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी के जगह टी प्लस टी रख दो, तो ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी, ठीक है कि नहीं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, ऐसा आ गया कुछ। ये वाला टर्म ध्यान रखना, ओमेगा कैपिटल टी वाला, ये आ जाएगा तुम दोनों का बराबर ए कॉस ओमेगा टी। अब ये पता है कि भाई ए कॉस ओमेगा टी रिपीट्स आफ्टर 2π, तो मतलब मुझे पता है कि ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2π, हर 2π रेडियन के बाद ये फंक्शन रिपीट करता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, ए कॉस ओमेगा टी दोनों सेम जगह है। अब तुम राइट हैंड साइड दोनों के इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अपने को क्या मिल जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2π, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ए कॉस ओमेगा स्मॉल टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, दिस इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 2π। अब दोनों को इक्वेट करेंगे कि नहीं, ओमेगा टी और 2π को इक्वेट कर देंगे, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/, इतना आ गया कि नहीं, 2π/, यहीं से एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/, इन्होंने यहाँ से डिराइव कर लिया। ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, इसकी SI यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मालूम है यार हम लोग को रेडियन पर सेकेंड होती है, कैसे, ओमेगा होता है d(θ/dt) या फिर θ/t, जो लिखना है लिख लो। ये आता है रेडियन में, इसका SI यूनिट रेडियन होता है, इसका सेकेंड होता है, तो नेचुरली इसका रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है, राइट। उसके बाद अब आगे चलते हैं।
सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज सिंपली 1/t, तो फ्रीक्वेंसी कितना आता है टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, जैसे अपन न्यू से जिसको डिनोट करते हैं 1 टाइम पीरियड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ω/2π आ जाएगा कि नहीं, आ गया कि नहीं, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। सो सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2 ओमेगा इज 2π टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो यहाँ से अगर करोगे तुम तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या फिर 2π इंटू 1 टाइम पीरियड, ये आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये रिमेंबर करना है यार, ठीक है। सो टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस में हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा बट द डिफरेंट ओमेगास। देखो अब केस नंबर 3, अब फाइनली केस नंबर 3 आ गया। केस 3 भाई साहब, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, सेम फेज कांस्टेंट, डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसीज या फिर टाइम पीरियड, सब तीनों रिलेटेड है ना। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इस फॉर्मूला से रिलेटेड है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को नोट कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाऊँ कि सेम एम्पलीट्यूड है, मान लो एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो ये जैसे कि ये ऐसा आ गया यार, और फेज डिफरेंस भी मान लो सेम है, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है, टाइम पीरियड अलग अलग है। तो टाइम पीरियड अलग अलग होने का मतलब मान लो एक का टाइम पीरियड आधा कर देता हूँ, एम्पलीट्यूड सेम ही रख रहा हूँ, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड सेम, ठीक है, ऐसा। उसके बाद फिर ये एक सेकेंड बस रुक जाना, ठीक है। अब ये जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये मैक्सिमम नेगेटिव पर आ जाएगा यार, और ये मैक्सिमम नेगेटिव पर आ गया। तो ये अपनी टाइम पीरियड इसको कंप्लीट कर लेनी चाहिए, एक सेकेंड, हाँ, जब ये अपना ना टाइम पीरियड अब ये कंप्लीट कर लेगा, कुछ ऐसा आ गया ये, ठीक है कि नहीं, राइट। तो अब तुम इसको देख सकते हो कि इसके हाफ टाइम पीरियड में जो ब्लैक वाले का जो टाइम पीरियड हाफ था, हाफ टाइम पीरियड में जो ब्लैक वाले का, तो ये t/2 है यहाँ पे, ठीक है, ये t/4 है ब्लैक वाले का, ये t/2, ये तुम्हारा आ गया t/2 है इसका, ये 3t/4 है, और ये कैपिटल T है यहाँ पे ब्लैक के लिए। लेकिन वो ग्रीन वाले के लिए तुम देख सकते हो ये तुम्हारा t/4 है, इसके ग्रीन वाले के लिए, ये वाला जो t/4 ब्लैक वाले का है ये इसके लिए t/2 है, ठीक है, ये इसके लिए 3t/4 है कहीं बीच में, और जब ये t/2 ब्लैक वाला होता है तो इसका कैपिटल T, इसका पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका होता है। तो अब तुम ये देख सकते हो कि इन दोनों की एम्पलीट्यूड तो सेम है, मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम है, ठीक है, फेज कांस्टेंट दोनों में नहीं है, दोनों का फेज 0 से ही मैक्सिमम पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, तो फेज डिफरेंस दोनों में नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है या फिर टाइम पीरियड अलग अलग है। देख सकते हैं हम लोग, इस ग्राफ में भी दिखा दिया, देखो सेम, देखो सेम पॉजिटिव से मैक्सिमम पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है ना, तो फेज डिफरेंस तो 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम है, लेकिन एक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और दूसरे की एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो ये सब बात आ गई, और इसके बाद अब 14.3 एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, 14.3, ठीक है। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 14.3, राइट, लेट्स सी दैट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियड बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, गिव द पीरियड फॉर ईच केस, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा है यार ये, ठीक है, ये भी सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं, sin ωt माइनस cos ωt को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते थे यार, ठीक है। अ सम ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस इज ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस और नो, ये बताइए। सम ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस इज ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस और नो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। माइनस कॉस ωt क्या होता है देखो साइन ए प्लस कॉस बी, अब मैं एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है, हम लोग किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ए साइन ωt प्लस बी कॉस ωt, दोनों को अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है √2, ठीक है, सॉरी √2 नहीं, √ऑफ a² प्लस b² साइन ऑफ ωt प्लस फाई, जो हम लोग को पता है, ठीक है। तो a साइन ωt मतलब ये 1 साइन है, b कॉस ωt मतलब -1 है ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये देख लो, तो ये आ जाएगा √ऑफ
1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और फाइव कैसे मिलेगा, फाइव कैसे मिलेगा, tan इनवर्स b अपॉन a। तो b कितना है, इसमें -1 है, -1 है ना b। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय 1। तो tan इनवर्स -1 कितना आता है यार, -π/4 होगा, -π/4 रेडियन। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √2 साइन ऑफ ओमेगा टी -π/4। ठीक है, ये वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं इससे, तो वही वाला आंसर है। उसके बाद दूसरा वाला साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये नेचुरली ये वाला SHM ही है भाई, ये ओवरऑल इनका सम भी SHM आ ही रहा है। इसका बस फेज कांस्टेंट है -π/4 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा है ही, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड √2 है। दूसरा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मुझे क्या पता है कि cos 2 ओमेगा टी कितना होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो फॉर्मूला हमको पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पता है ना। तो इससे मैंने लिख दिया, इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 - cos 2 ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो मतलब कि इसका जो एम्पलीट्यूड है बस 1/2 से थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। मतलब कि अगर ये cos 2 ओमेगा टी है मान लो, तो उसका ये cos 2 ओमेगा टी फॉर एग्जांपल मान लो, ये ऐसा है। तो अब तुम क्या करो, उसको हाफ कर दो एम्पलीट्यूड को, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देते हैं, तो ये अब ऐसा आ जाएगा, सॉरी अब ये ऐसा आ जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड जहाँ पर ये मतलब कि 1 था, यहाँ पर ये हाफ से शुरू होगा, तो ये वाला जो फंक्शन है ये हाफ cos ओमेगा टी का आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये मैक्सिमम नेगेटिव ऐसा आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -12 cos ओमेगा टी। अब इसमें क्या करो, प्लस हाफ ऐड कर दो, अब इसमें क्या करो, इसमें हाफ ऐड कर दो। तो यहाँ पर ये क्या था बाबू, ये था -12। अब इस पूरे कर्व को ना ऊपर उठा लो, इस पूरे के पूरे कर्व को, ठीक है, इस पूरे के पूरे कर्व को, जो ये वाला जो कर्व अभी हमने ड्रॉ किया है, इस पूरे के पूरे कर्व को ऊपर उठा दो। ठीक है, -12 पे था, अब इसको मैं ऊपर उठा दे रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे कर्व को अगर मैं रेड कलर से मैं शो करूँ, ठीक है, मैं हाफ से ऐड कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो पूरे के पूरे कर्व को मैंने ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो ये भी तो वही है, ये तो चलते रहेगा ना, ये भी पीरियोडिक है कि नहीं, ये भी पीरियोडिक है, तो ये भी चलता रहेगा। सो दिस इज हाफ माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी। तो क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं, ये वही पूछ रहा है कि यह सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं। यस, दिस इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक, ये भी तो ऑसिलेटरी है। ठीक है, बस इसको मैंने ऊपर उठा दिया है ना, राइट। तो ये वही चीज़ कह रहा है इसमें। इसका सोल्यूशन देखोगे तो ये दिखा रहा है द फंक्शन इज पीरियोडिक हैविंग टाइम पीरियड ओमेगा टी, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हार्मोनिक मोशन विद द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम 1/2 इंस्टेड ऑफ 0। तो मतलब इसमें जो मतलब मीन पॉइंट है ये हाफ है, इसका मीन पॉइंट जो देखोगे यहाँ पे बीच में से काटोगे तो मीन पॉइंट इज हाफ एंड नॉट 0। इसका मीन पॉइंट क्या था, 0 था, इसका मीन पॉइंट क्या है, हाफ है, प्लस हाफ है ना। यहाँ से ये ऊपर नीचे ड्विंडल कर रहा है, राइट। तो ये आंसर है इसका बेसिकली। तो ये भी एक SHM ही है, दिस इज SHM ओनली। देख ही रहे हो हार्मोनिक कर्व है, साइन को साइन का ही फंक्शन है, तो वो हार्मोनिक कर्व है, राइट। तो दिस कंक्लूड्स आवर नेक्स्ट लेक्चर, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पर और फर्दर स्टडी करेंगे।